महकता दामन हिंदी कहानियाँ। आप देख रहे हैं मोहब्बतों का प्यासा पहली किश्त। वो दरवाजे की ओट में चुप खड़ी थी। अंदर दो शख्स आमने सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे आज फैसला करके रहेंगे। उन्हीं के हाथों में मुस्तकबिल का फैसला था। जब फैसला हमारे हाथों से निकलकर दूसरे हाथों में चला जाए, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। हम तो कठपुतली बन जाते हैं। जैसा कि वो उन दोनों को देख रही थी और मारे डर के कांप रही थी। आगे अंधेरा और पीछे गहरी खाई। वो जिंदगी जीना चाहती थी उस मर्द के साथ जिसे उसने बचपन से आज तक देखा था, और दूसरा वो जिसकी जिंदगी में वो आई और अपनी जगह नहीं बना सकी। और आज वो तेजी से पलटी और बारिश में भीगती हुई टेरेस पर आ गई। जहन के दरवाजे खुलने लगे। खड़े खड़े वो ख्यालों की दुनिया में पहुंच गई। हाय मेरी गुड़िया, क्या हाल हो गया है? ज़ैनब ने 6 साला नायाब के कमज़ोर चेहरे और गंदे कपड़े देखकर सीना थाम लिया। मिट्टी में खेल रही थी। जवाब जुल्फ़िकार ने मुस्कुरा कर दिया तो ज़ैनब ने कटीली आंखों से भाई को देखा। वो आज सुबह ही गांव से यहाँ आई थी। उसका इकलौता बेटा हैदर भी उसके साथ था, जिसकी उम्र 9 साल थी। हैदर ने उकताए हुए अंदाज में इधर उधर नज़र दौड़ाई। मामू के घर में उसकी दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। माँ ज़ैनब अपनी भतीजी नायाब को सीने से लगाए बैठी थी। बेबे, ये नन्ही गुड़िया ने हैदर की तरफ उंगली उठाई। ये हंस रहा है, नायाब ने कहा तो ज़ैनब ने कड़ी निगाहों से बेटे को घूरा। मैं वैसे ही, हैदर ने डर कर सफाई दी। जुल्फ़ी, मैंने कितनी बार कहा है कि नायाब को लेकर गांव जाया करो कभी कभी, मगर तुम्हें नई ज़िंदगी के झमेलों से फुर्सत नहीं। बहन ज़ैनब ने भाई जुल्फ़िकार को झाड़ा। उसी वक्त शबनम ने कहकहा लगाया। वो बावर्ची खाने से शरबत के गिलास लेकर आई थी। सजी संवरी शबनम को भवें चढ़ाकर ज़ैनब ने देखा। तौबा है, हमारी ज़रा सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती, शबनम दिल ही दिल में बोली और शरबत का गिलास ज़ैनब की तरफ बढ़ा दिया। खुद वहीं चारपाई पे बैठ गई। वो नायाब की सौतेली माँ थी। नायाब को मौका मिला तो वो भागकर हैदर के पास आ गई, जो दूर खड़ा आसमान पर उड़ती पतंग को देख रहा था। वो वैसे भी अपनी सौतेली माँ शबनम से डरा करती थी। मैं देख रही हूँ, 6 महीने के अंदर ही नायाब मुरझा कर रह गई है, ज़ैनब ने शबनम को घूर कर कहा। बाजी, शबनम तो नायाब का बहुत ख्याल रखती हैं, बिल्कुल सगी माँ की तरह। जुल्फ़ी ने बीवी की साइड ली। मगर नायाब की हालत तो कुछ और ही कह रही है। ज़ैनब के लहजे में बड़ी काट थी। जुल्फ़ी, देख रहे हैं आपके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की जा रही है। क्या मैं नायाब की दुश्मन हूँ? शबनम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहा तो जुल्फ़ी तड़प गया। ऐसा नहीं है शाबी, बाजी को गलत फहमी हुई है। जुल्फ़ी, तुम्हारी आंखों पर दूसरी बीवी के इश्क की पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता। मुझे सब पता है। ना नायाब की माँ मरती, ना उसके साथ ये बेदर्द सलूक होता। ज़ैनब की आवाज़ भीग गई। ज़ैनब बाजी, जुल्फ़ी ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने फ़ौरन भाई को टोक दिया। बस जुल्फ़ी, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ैसला कर लिया है। वो बहुत संजीदा थी। कैसा फ़ैसला? जुल्फ़ी चौंका। शबनम को झटका लगा। तुम अपनी शादी की खुशियाँ मनाओ, मैं नायाब को अपने साथ ले जाऊंगी। मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। मगर बाजी, ये कैसे मुमकिन है? मैं नायाब के बगैर नहीं रह सकता, जुल्फ़ी गिड़गिड़ाया। देखो जुल्फ़ी, जल्द ही तुम बाप बनने वाले हो। शबनम दूसरे बच्चे को संभाल नहीं पाएगी, इसीलिए यही बेहतर है कि नायाब मेरे साथ रहे। तुम मज़े करो, मेरी बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। ज़ैनब का लहजा नर्म था। जुल्फ़ी सोच में पड़ गया। चलो ठीक है, मगर एक वादा करें। शबनम ने उनकी बात मानकर सर हिलाया। कैसा वादा? ज़ैनब नासमझी से बोली। आप नायाब की सारी जिम्मेदारी भी उठाएंगी और उसके जवान होते ही अपने बेटे हैदर के साथ उसका निकाह कर देंगी। रिश्ता ढूंढने का झंझट भी नहीं रहेगा। घर की रौनक हमारी आंखों के सामने रहेगी। चलो, वादा रहा। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ज़ैनब खुशी खुशी मान गई। पहली बार शबनम उन्हें अच्छी लगी थी। जुल्फ़ी भी खुश हो गया।
बड़ी प्यारी निगाहों से बीवी को देखा जो अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। उन दोनों को ये पता ही नहीं था कि शबनम ने वक्त से बहुत पहले अपनी जान छुड़ा ली थी नायाब से। अब वो उसकी हर फिक्र से आज़ाद हो गई थी। ज़ैनब भी अपनी जगह मुतमईन थी कि उन्होंने भतीजी को सौतेली माँ के शिकंजे से छुड़ा लिया था। नायाब पर शबनम के जुल्म सितम की कहानियाँ उन्हें घर बैठे मिलती थी तो वो तड़प कर रह जाती थी, और अब वो आई थी इसी इरादे से थी कि नायाब को अपने साथ ले जाएंगी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से उनका सोचा हो जाएगा। नायाब उनके साथ जाते हुए बहुत खुश थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। हैदर खुद भी पढ़ता था और वक्त निकाल कर नायाब को भी पढ़ाता था, जबकि नायाब को पढ़ाई की जगह अपनी शरारतों से ही फुर्सत ना थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। नायाब के मैट्रिक के इम्तिहान का जब रिज़ल्ट आया तो हैदर को ज़बरदस्त झटका लगा। उसने गुस्से से माँ को पुकारा, आपने देख लिया अपने लाड़ प्यार का अंजाम। क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो मेरी बच्ची को? ज़ैनब ने मुंह बिसूरती भतीजी को आदत के मुताबिक समेटकर गले से लगा लिया। बुरी तरह फेल हो गई है महारानी, हैदर ने बताते हुए नायाब को घूरा। हैदर, इतने गुस्से की क्या ज़रूरत है? ज़्यादा पढ़ लिख कर नायाब को करना भी क्या है? ये भी तुम्हारी ज़िद थी कि ये कम से कम मैट्रिक ज़रूर करे, वरना मुझे तो इसे स्कूल भेजना ही नहीं था। हैदर को समझाते हुए उन्होंने नायाब का माथा चूम लिया। बेबे, वक्त की हवा को समझें। गांव के इस छोटे से घर में बैठकर सोच लिया कि दुनिया फतह कर ली। अच्छी तालीम ख़ास तौर से लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हैदर झुंझलाया। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? नायाब ने ज़ैनब की गोद से निकलकर उसे घूरा और आस्तीनें चढ़ाई। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी मर्ज़ी। हमेशा की तरह वो लड़ने को तैयार हो गई तो ज़ैनब हंस पड़ी। नायाब, आज नहीं मगर एक दिन तुम पछताओगी ज़रूर कि हैदर क्या कहता था। हैदर ने जाते जाते दुख से कहा तो नायाब तिलमिला गई। बेबे, देखा आपने, ये किस तरह से मुझे बद्दुआ दे रहा है, यानी मुझे आपकी नायाब को। नायाब ज़ैनब से लिपट कर रोने लगी। हैदर जा चुका था। हैदर छत पर लेटा आसमान को तक रहा था। दोपहर ढल चुकी थी। नायाब के रवैये पर उसे दुख हो रहा था। उसे रह रहकर वो दिन याद आ रहा था जब इस बदतमीज़ लड़की को सौतेली माँ के अजाब से बचाने के लिए अम्मा उसे अपने साथ गांव लाई थी। बेबे, काश आप जानती कि इसे घर लाकर आपने अपने इकलौते बेटे के साथ कितनी ज़्यादती की है। अपनी सारी मोहब्बत अपने इस भतीजे पर लुटा दी है, उसने बड़े दुखी अंदाज में सोचा। हैदर ने मैट्रिक के बाद शहर के कॉलेज में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहने लगा था। जब हैदर यूनिवर्सिटी में आया तो उसने पार्ट टाइम जॉब भी करनी शुरू कर दी थी, जिससे वो अपने खर्चे खुद उठाता था। हैदर ने थक कर गहरी सांस ली और मुंडेर पर रखे पानी और दानों के कुंडों को देखने लगा जो परिंदों के लिए रखे गए थे। परिंदों को पेट भरती और प्यास बुझाते देखकर उसे राहत मिली थी। अजीब सी सुकून का एहसास हुआ था। अचानक दिल पर रखा वो बोझ हट गया था जिसकी जिम्मेदार नायाब थी। मगर उसका ये इत्मीनान और सुकून अगले दिन एक धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, बिल्कुल उसके ख्वाब की तरह। बेबे, आप ये क्या कह रही हैं? हैदर फट पड़ा। भैंस को चारा डालते हुए ज़ैनब ने हैरान नज़रों से मुड़कर बेटे की तरफ देखा। कौन सी क़यामत आ गई हैदर जो इतना भड़क रहे हो? ये तो बचपन में तय था, ज़ैनब ने इत्मीनान से कहा। किसने तय किया और क्यों? मैं आपके बारे में बंधा बैल नहीं हूँ, इंसान हूँ जिसके कुछ ख्वाब हैं, कुछ उम्मीदें हैं। मैं कैसे एक जाहिल और बदतमीज़ लड़की से शादी कर लूँ? हैदर की आवाज़ गुस्से से ऊंची हो गई। वो बेचैनी से वहीं हाथ मलते हुए चक्कर काट रहा था। हैदर, आज तक तुमने कभी इतनी ऊंची अंदाज में मुझसे बात नहीं की। उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी, आंखों में आंसू थे। हैदर तड़प गया। उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने घबरा कर माँ को थाम लिया। बेबे, आपने भी आज से पहले इतने दिल दुखाने वाली बात नहीं की थी, हैदर ने बेबसी से कहा। अब वो बाकायदा रो दी। हैदर को माँ के आंसू तकलीफ दे रहे थे। हैदर, मैं जानती हूँ तुम्हें नायाब से मेरी मोहब्बत खलती है, अगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरी नेकी उस बेसहारा बच्ची का साथ नहीं छोड़ सकती। उसे तो ये आंसू उस वक्त भी तड़पा गए थे जब अब्बा की मौत पर वो तड़प कर रोई थी। हैदर नायाब को अपने साथ लाते हुए, मैंने भाई और भाभी से वादा किया था
कि मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी। तुम्हारे मरहूम बाप को भी कोई एतराज़ ना था, ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत ना दी, वरना वो खुद ये वादा पूरा करते। जुल्फ़ी कुछ दिन बाद आ रहा है नायाब को लेने। हैदर, मैं नायाब के बगैर नहीं रह सकती। ज़ैनब एक बार फिर बिलक बिलक कर रो पड़ी। हैदर को अपने बाप की बहुत याद आई। गुमसुम सा माँ को देखता रहा। उनकी हालत पर उसे अफसोस भी हो रहा था। ज़ैनब एकदम आंसू पोंछकर वहीं उसके सामने बैठ गई। हैदर, नायाब को बहू बनाने की ख्वाहिश अगर सिर्फ मेरी होती तो शायद मैं अपने दिल को समझा लेती। खैर, अब वही होगा जो तुम चाहोगे। मेरा क्या है, और साल 2 साल जी लूँगी। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हों। उसे दुआ देकर वो फिर अपने काम में लग गई। हैदर कुछ देर उन्हें दुख से देखता रहा, फिर तेज़ी से बाड़े से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। क्या अंधी हो, वो गुस्से से चिल्लाया। तेज़ी से बाहर निकलते हुए वो खुद नायाब से टकराते टकराते बचा था। नायाब का चेहरा सुर्ख हो गया। गुस्से से हैदर को घूरा, फिर चटकी। यही सवाल मैं भी कर सकती हूँ, रास्ते से हटो। उसके लहजे में बड़ा रौब और दबदबा था। हैदर ने तैश में उसकी कलाई पकड़ ली। हैदर! नायाब के मुंह से हैरत भरी चीख निकली। ऐसा पहली बार जो हुआ था। दोबारा इस अंदाज में बात की तो हैदर गुर्राया और उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गया। नायाब रोती हुई ज़ैनब के पास पहुंची। बेबे! उसने हैदर का रोना रोया और उनकी गोद में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। उसे बिल्कुल पता ना था कि ज़ैनब किस दुख से गुजर रही है। वो अपनी सोचों में गुम थी। उलझे हुए जहन के साथ हैदर घूमता घामता गांव की नहर के किनारे आकर बैठ गया। बच्चे पानी में डुबकियां लगा रहे थे। उन्हें देखकर जाने क्यों उसकी आंखें भीग गई। बाप की बहुत याद आई। बचपन में वो उनकी उंगली पकड़कर यहाँ आया करता था। फिर उसके जहन के पर्दे पर अपनी माँ का चेहरा लहराया, जो नायाब को पास बिठाए लाड कर रही थी। उसका प्यार भतीजे पर लुटा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। बेबे, हर इंसान की एक कमज़ोरी होती है, और मेरी कमज़ोरी आप हैं। उसने थक हार कर कबूल किया। माँ की खुशी के बारे में सोचते हुए उसे कुछ सुकून मिला। पानी पर रेंगती डूबते सूरज की सुर्ख रोशनी ने उसके अंदर एक उम्मीद जगाई, और वो जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर उठ खड़ा हुआ। बेबे! गोद में सर रखे नायाब ने लेटे लेटे उन्हें पुकारा। ज़ैनब पता नहीं किन सोचों में गुम पेड़ पर फुदकती चिड़ियों पर नजरें जमाए बैठी थी। एकदम चौंक कर बोली, बोल बेबी की जान। उन्होंने अपने हाथ से उसके बाल संवारे। क्या सच में हैदर मान गया बेबे? नायाब ने पूछा। हाँ, सुबह आया था मेरे पास, हाथ जोड़कर कहा, बेबे जैसा आप चाहें। ज़ैनब ने मुस्कुराकर फ़ख्र से बताया। बेबे! वो एकदम उठकर बैठ गई। मगर कल तो वो बहुत गुस्से में था। गुस्सा थूक दिया उसने। मेरा बेटा अपने बाप की तरह रिश्ते निभाने वाला बंदा है, बेबे कहते हुए एकदम रो पड़ी। नायाब ने फ़ौरन उन्हें गले लगाकर दबोच लिया। बिल्कुल अपने बाप जैसा। उसके बाप ने भी कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, मेरी हर ख्वाहिश खुशी खुशी पूरी की। नायाब मेरी जान, हैदर भी उसी का खून है, उसकी कद्र करना। ऐसा हीरा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने उसका चेहरा हाथों में लेकर कहा तो वो उन्हें देखती रह गई। परसों तेरा बाप तुझे लेने आ रहा है। अब शादी तक तू वहीं रहेगी। बहुत जल्द तुझे हैदर की दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए इस घर में ले आऊँगी, ज़ैनब ने बड़े प्यार से कहा। नायाब ने शर्मा कर सर झुका लिया। तुमने हमेशा अपनी बहन की बात मानी है, शबनम हाथ नचा नचा कर कह रही थी। जुल्फ़ी अभी थका हारा आकर बैठा ही था कि उस पर चढ़ दौड़ी। उसकी कड़वी बात ने रूखे फीके सालन का मज़ा और ख़राब कर दिया। पता नहीं तुमसे खाना बनाना कब आएगा। कच्ची रोटी, बदमज़ा शोरवा। जुल्फ़ी ने 2 निवाले लेकर ट्रे दूर सरका दी। नायाब उनके चारों बच्चों के साथ छत पर थी, इसलिए बेफिक्र होकर शबनम जहर उगल रही थी। नायाब की जल्दी शादी की खबर ने उनसे सुलगा दिया था। मैंने बहन की बात मानी है या तुम्हारी बात रखी है? जुल्फ़ी ने पानी पीकर काटदार आवाज़ में कहा। अपना ही फ़ायदा सोचा था, वो जल जल कर बोली। सोचा तो बहुत कुछ था, मगर तुम ज़रा नहीं सुधरी। वही फूहड़ की फूहड़ हो। और तुम कौन से अच्छे हो? एक शादीशुदा मर्द, एक बच्चे का बाप मिला मुझे, जिसके 4 बच्चों को पाल रही हूँ। सुख की एक सांस नहीं ले सकती। वो हमेशा की तरह झगड़े पर तुल गई। कान खोल कर सुन लो, मुझसे अब घर के काम नहीं होते। नायाब को अभी चलता ना करो, ताकि मुझे कुछ सुख मिले। शबनम ने हुक्म दिया और पैर पटकती कमरे में चली गई।
छत से नीचे उतरती नायाब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। सुख और मुझसे बड़ी दूर की सोची सौतेली अम्मी जान। उसने दिल ही दिल में फटकार लगाई और गुमसुम बैठे बाप के पास आई। क्या हुआ अब्बा, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, आओ बैठो। जुल्फी ने हाथ से अपना माथा मसला। नायाब फ़ौरन उनके पास बैठकर उनका सर दबाने लगी। वो उसकी मासूम प्यारी सी सूरत देखकर दुआएं देने लगे। जीती रहो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हमदर्द हो, खुदा खुश रखे। वो मुस्कुराकर हर उनका सर दबाने के साथ ही अपनी बातों से उनका बोझ हल्का करने लगी। वो अपने अब्बा की बेचैनी समझती थी। अपने कमरे की खिड़की से शबनम ने ये मंजर देखा और जल भुन कर रह गई। नाम शबनम था मगर शोला बनी रहती थी। हैदर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ज़ैनब ने झुंझलाकर पूछा। वो उनके हाथ की बनी खीर चुपचाप खा रहा था। बेबे, क्या बोलूं? आप जाने और आपका भाई, हैदर ने लापरवाही से कहा। नायाब को गए 5 महीने हो चुके थे। ज़ैनब ने सारी तैयारी कर रखी थी। अब वो जुल्फ़ी से शादी की तारीख लेना चाह रही थी, मगर जुल्फ़ी टाल मटोल कर रहा था। ये बात ज़ैनब को परेशान कर रही थी। आज हैदर शहर से गांव आया था और अकेला माँ की मोहब्बत लूट रहा था। उसे नायाब से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। जैसे जुल्फ़ी तो बीवी का गुलाम है, जो शबनम कहेगी वही करेगा। ज़ैनब ने मुंह बनाकर कहा तो हैदर मुस्कुराया। सोचिए अगर आपका हैदर भी बीवी का गुलाम बन गया तो? उसके लहजे में शरारत। खुदा ना करे, मेरा हैदर ऐसा नहीं है। ज़ैनब दहल गई तो हैदर ने कह लगाया। बेबे, बेटा ऐसा नहीं मगर बहू वैसे ज़रूर हो सकती है। वो उन्हें तंग करने पर तुला हुआ था। मेरी नायाब ऐसी नहीं है। वो समझ ना जाने वो क्यों रुक गई, मगर हैदर ने उनकी बात पूरी कर दी। समझदार नहीं है, ये तो आप भी जानती हैं। मुझे उलझाओ मत, खीर खाओ। ज़ैनब ने फ़ौरन डांट लगाई। शुक्र है नायाब यहाँ नहीं है, वरना खीर और आपकी मोहब्बत बांटनी पड़ती। नदीदे कंजूस कहीं के। ज़ैनब उसके सर पर चबत लगाकर हंस दी। हैदर मुस्कुरा दिया। असद, अब्दुल्ला, भाग कर जाओ और कोक की बोतलों के साथ चिप्स के पैकेट भी पकड़ लाओ। नायाब ने भतीजों को नोट थमाया। वो दोनों तेज़ी से नोट थाम कर बाहर चले गए। शबनम आज दोपहर से गली मोहल्ले के राउंड पर निकली हुई थी, इसीलिए नायाब के साथ बच्चे हंस बोल रहे थे। कुछ ही देर बाद चारों बच्चे कोक और चिप्स का मज़ा ले रहे थे। जिस वक्त शबनम ने घर में कदम रखा, मैदान साफ हो चुका था। एक प्लेट में कुछ चिप्स ही बाकी रह गए थे। शबनम गुस्से से फट पड़ी, बच्चों को पीटा और जाकर कमरे में बंद हो गई। यह सच था कि नायाब ने यह ड्रामा जानबूझकर शबनम को सताने के लिए किया था, क्योंकि 6 महीने हो गए थे शबनम ने अभी तक शादी की तारीख नहीं दी थी। इसी वजह से नायाब ने अब उसे मजबूर कर देने का प्लान बना लिया था। हर वक्त उसके नाक में दम किए रहती थी ताकि वो जल्द से जल्द उसे चलता कर दे। आखिर उसका प्लान कामयाब हुआ। शबनम ने जुल्फ़ी को राज़ी कर लिया। जुल्फ़ी ने ज़ैनब को शादी की तारीख तय करने के वास्ते फ़ोन कर दिया और नायाब खुशी से खिल उठी। आज हैदर की मेहंदी थी। कुछ करीबी रिश्तेदार और गांव के लोग शरीक हुए थे। खूब हल्ला गुल्ला रहा। कुछ देर पहले ही मेहमान गए थे। ज़ैनब चाय बनाकर आंगन में ले आई। हैदर वहीं लेटा आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था और कुछ फिक्रमंद सा था। हैदर, उन्होंने आवाज़ देकर उसे सोचों से बाहर निकाला और चाय का कप थमा दिया। बेबे, आप मुझसे खुश तो हैं ना? हैदर ने उनके लिए जगह बनाकर पूछा। मैं तो उससे राज़ी हूँ मेरे बेटे। कहते कहते उनकी आवाज़ रुंध गई, आंखों में आंसू चमके। बेबे, क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई? उसने जल्दी से घबरा कर पूछा। उनके आंसू साफ किए। हैदर, तुझसे कोई ख़ता नहीं हुई। मुझे तेरे साथ अपनी ज़्यादती रुला रही है। भतीजे की अंतिम मोहब्बत में तेरा ख्याल ही नहीं रखा। मुझे एहसास हो रहा है कि तू इस शादी से खुश नहीं है। तेरी आंखों में खुशी का कोई दीप रोशन नहीं है। मुझे तकलीफ़ हो रही है। तू कितना अच्छा है और मैं कितनी खुदगर्ज। ज़ैनब ने दुख से अपने रोने की वजह बताई तो हैदर ने इनकार में सर हिलाया। बेबे, ऐसा मत सोचें। इस खुशी में आपकी खुशी शामिल है। इस खुशी में मेरे बाप का वादा शामिल है, जो उन्होंने मुझसे लिया था कि मैं हमेशा माँ का ख्याल रखूँगा, कभी दुख नहीं दूँगा। बेबे, आप राज़ी तो अब्बा राज़ी, अब्बा राज़ी तो मेरा रब राज़ी। हैदर ने मुस्कुरा कर यकीन दिलाया तो ज़ैनब उसका चेहरा देखती रह गई। हैदर, मैं अपने रब का शुक्र कैसे अदा करूं?
ایک عام سی عورت ہوتے ہوئے بھی شوہر اور بیٹے کی انمول محبت کی حقدار ٹھہری۔ مجھ سے زیادہ کون خوش نصیب ہوگا؟ ماں کی بات سن کر حیدر نے ان کے ہاتھ چوم لیے، آنکھوں سے لگائے۔ بیبے، میرے لیے آپ کی خوشی، آپ کے سکون سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے۔ زینب نے اطمینان کی سانس لی اور بیٹے کو بڑے فخر سے دیکھا۔ حیدر آگے کا معاملہ قسمت پہ چھوڑ کر مسکرا دیا۔ نایاب سرخ جوڑے میں اٹھلاتی حیدر کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ حیدر نے اس کا استقبال ایسے کیا جیسے اس کا حق تھا۔ ولیمے سے اگلے دن نایاب منہ بسوڑتی کمرے میں آئی تو حیدر چونک گیا۔ کیا ہوا؟ بیبے نے کچھ کہہ دیا؟ حیدر کے سوال پر وہ انکار میں سر ہلاتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ حیدر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ خوبصورت جوڑا، ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں، کانوں میں جھمکے، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی میں وہ سیدھی حیدر کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ میری شادی کی سب رسمیں نبھاتی جو اماں نے ابا کو نہیں کرنے دی، نایاب نے اداسی سے کہا۔ اس کا اشارہ شبنم کی طرف تھا۔ آج نایاب کو اپنے گھر جانا تھا مگر شبنم نے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے ٹال دیا تھا۔ زلفی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ شادی بھی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی سگی ماں یاد آتی ہے؟ حیدر نے دھیمے سے پوچھا۔ ہاں بہت، وہ اداسی سے مسکرائی۔ ماں کسے یاد نہیں آتی؟ جی چاہتا ہے وقت پیچھے چلا جائے، میں ان کے گلے لگ سکوں، وہ مجھے پیار دیں، ڈانٹے جیسے بیبے کرتی ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ نایاب، بیبے اسے آواز دیتی وہیں چلی آئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ زینب نے تڑپ کر پوچھا تو وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ اسے تھپکتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ بالکل ایسے ہی کچھ دن پہلے وہ اپنی ماں کو روتے دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ حیدر کو لگا جیسے وہ ساری زندگی آنسوں کی بارش میں بھیگتا رہے گا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ بیبے، اپنی لاڈلی بہو سے کہیں ناشتہ بنا دے، مجھے کہیں جانا ہے، حیدر نے روٹھے پن سے کہا۔ وہ تیار ہو کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آج پھر لڑے ہو تم دونوں؟ میں بناتی ہوں، زینب کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کی لاڈلی بہو کو سوائے لڑنے جھگڑنے کے اور سونے کے آتا ہی کیا ہے؟ حیدر نے چڑ کر کہا اور صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامنے کچن تھا۔ سب سیکھ جائے گی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بیبے نے پیار سے کہا تو حیدر تل ملا کر رہ گیا۔ بیبے، ہماری شادی کو 8 مہینے گزر گئے ہیں مگر ان 8 مہینوں میں اس کا بچگانہ پن نہیں گیا۔ حد ہے، میں ہر ہفتے شہر سے بھاگا چلا آتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں مگر کسی کو میری پرواہ نہیں، حیدر نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا، خالی پیٹ غصہ مت کر، جلدی سے ناشتہ کر لے، تجھے کہیں جانا بھی ہے۔ بیبے نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ دودھ پتی کی چائے، دیسی گھی میں بنا لچھا دار پراٹھا اور آملیٹ دیکھ کر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ حیدر ناشتہ کر کے چلا گیا تو زینب بڑبڑاتی ہوئی نایاب کے کمرے میں آئے دن آدھا گزر گیا۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ جب حیدر گھر پر ہو تو وقت پر اٹھ جایا کر۔ زینب کی آواز اونچی تھی۔ نایاب نے آنکھیں کھول دی اور کسمسا کر بولی، بیبے، حیدر تو ہر ہفتے آتا ہے، میں نیند کیوں خراب کروں؟ وہ اٹھ کر بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ زینب نے غصے سے کہا تو وہ چونکی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بیبے، آپ غصہ کر رہی ہیں؟ اس نے منہ بسورا۔ غصہ تو آئے گا ہی، حیدر آئے اور تم اس کا خیال نہ رکھو، وہ شوہر ہے تمہارا، اپنی ذمہ داری کب سمجھو گی؟ زینب کے سخت لہجے پر نایاب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بیبے، میں اس کی نوکرانی نہیں جو اس کے سارے کام کروں، وہ رکھائی سے بولی تھی۔ نایاب، اس میں نوکرانی والی کوئی بات نہیں ہے، بیوی ہو تو شوہر کا خیال بھی رکھو، یہ محبت کا رشتہ ہے، زینب نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک کہتی ہے میری سوتیلی ماں کہ شادی کے بعد پھپھو بھی ساس بن جاتی ہیں، نایاب نے منہ بنا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب بیدم سی وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب میرے لاڑ پیار کا نتیجہ ہے، بیٹے سے زیادہ اسے محبت دے کر اور سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے بچا کر لائی، اور یہ کہہ رہی ہے میں ساس بن گئی ہوں۔ بڑے دکھ سے انہوں نے سوچا تھا، نایاب، میں اور بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ رات کو حیدر کی تیز آواز نے زینب کو ٹھٹکا دیا۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف آئی۔ میں اگر بدتمیز ہوں تو تم کیا ہو؟ جاہل مرد، نایاب چیخی تھی۔ زینب دستک دے کر جلدی سے اندر آ گئی۔ حیدر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ نایاب تنی کھڑی تھی۔
یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ زینب نے سخت لہجے میں کہا۔ اپنی لاڈلی سے پوچھ لے جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، حیدر نے ناگواری سے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ زینب نے نایاب کی طرف دیکھا۔ اب آپ مجھے ہی سمجھانا شروع ہو جائیں، بیٹا تو ٹھیک ہی لگے گا نا؟ نایاب بدتمیزی سے بولی۔ نایاب اپنا لہجہ دیکھو، زینب نے سخت انداز میں کہا۔ میں نے حیدر سے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے گھومنے پھرنے شہر لے جایا کرو، اس کا تو پارا چڑھ گیا، مفت میں خوبصورت لڑکی مل گئی، میرا تو کوئی ارمان ہی نہیں نکلا، ہائے میری قسمت۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رونے بیٹھ گئی۔ زینب نے غصے میں ڈانٹا، خبردار، جو رونا دھونا شروع کیا، ساری دنیا کو تماشا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، زینب نے بہت سختی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاں بھائی، اپنی عزت کی تو فکر ہوگی نا، دنیا کو بھی پتہ چلے کہ اکلوتی بہو کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ زینب نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی مگر پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی میں خیریت تھی۔ حیدر کمرے سے نکل کر سیدھا چھت پر آیا تھا، پیچھے پیچھے زینب بھی وہاں آ گئی تھی۔ آسمان پر ستاروں کا جال پھیلا ہوا تھا، حیدر انہی کو لیٹا تک رہا تھا۔ حیدر، زینب کے بیٹے نے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ بیٹے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ تمہیں شکایت کرنی چاہیے، زینب نے سنجیدگی سے کہا تو حیدر ہنس پڑا۔ آپ ماں ہیں اور مائیں کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتی، یہ سب تو قسمت کے کھیل ہیں، حیدر نے پورے یقین سے کہا تو زینب کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، تم نایاب کو شہر لے جاؤ، زینب نے نرمی سے کہا تو حیدر مسکرایا۔ بیبے، پہلے بھی کئی بار لے کر گیا ہوں مگر وہ کبھی خوش نہیں ہوتی، اب تو بات ہی دوسری ہے۔ حیدر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ دوسری بات؟ زینب چونک گئی۔ وہاں رہنے کا مسئلہ ہے، میں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا ہوا ہے مگر اس میں فیملی نہیں رہ سکتی، حیدر نے مجبوری بتا دی۔ سب میری غلطی ہے، میں نے نایاب کو پیار تو دیا مگر اسے گھرداری نہیں سکھائی، کوئی کام نہیں کرنے دیا، میری پرورش میں یہی سب سے بڑی کمی رہ گئی۔ وہ دکھی ہو گئی۔ بیبے، اب میں ہر ہفتے گاؤں نہیں آیا کروں گا، حیدر نے دھیمی آواز میں کہا تو زینب چونک کر ان کے طرف دیکھا۔ کیوں؟ میں یہاں خوشی کے لیے آتا ہوں مگر اب آتے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نایاب کی بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں اپنی حد بھول جاؤں۔ حیدر نے تھکے تھکے انداز میں اپنی پریشانی بتائی تو زینب دیکھتی رہ گئی۔ کچھ کہنے کو رہا بھی کیا تھا، آج زینب کو احساس ہوا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ شہر کب جاؤ گی؟ موقع ملتے ہی شبنم نے نایاب کو کوریدا۔ وہ زلفی کے ساتھ اس سے ملنے آئی تھی، دونوں کے بیچ پہلے جیسی ناراضگی نہیں رہی تھی۔ شہر؟ نایاب نے منہ بنایا۔ دونوں حیدر کے خوبصورت اسٹائلش کمرے میں بیٹھی تھی۔ کیوں؟ تم نے حیدر کے ساتھ جانے کی بات نہیں کی؟ وہ ماں کو اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں، میری کئی بار اسی بات پر لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ نایاب نے منہ بگاڑا تو شبنم کے جلے دل کو سکون ملا۔ تم بھی تو پھپھو کے پلو میں بندھی بیٹھی ہو، شوہر کے ساتھ رہنا تمہارا حق ہے، شبنم نے ہمیشہ کی طرح اسے بھڑکایا۔ بے وقوف نایاب اس کی باتوں میں بنا سوچے سمجھے آ جاتی تھی۔ پھپھو کا پلو تو میں کب کا چھوڑ چکی ہوں مگر حیدر ماں کی محبت میں میری ایک نہیں مانتا، کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، نایاب بے بسی سے بولی۔ میں نے تو سنا حیدر تم سے شادی کرنے پر بھی راضی نہیں تھا، بھلا وہ پڑھا لکھا خوبصورت شاندار شہری نوجوان اور تم یوں ہی گاؤں کی سیدھی سادی چھوری، ماں کی وجہ سے اس نے تمہیں اپنایا ہے، اس مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ شبنم نے اسے پٹی پڑھائی اور اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی باتوں کا اثر نایاب کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حیدر لنچ بریک ہو گیا ہے، ہینا نے لیپ ٹاپ پر حیدر کو بزی دیکھ کر ٹوکا۔ حیدر نے چونک کر خوبصورت ہینا کو دیکھا، وہ بڑی ڈیسنٹ لڑکی اس کی آفس پارٹنر تھی۔ اوہ، کام میں دھیان ہی نہیں رہا، حیدر مسکرایا۔ شکریہ، تم اتنے لاپرواہ کیوں ہو اپنی طرف سے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر بولی، پھر ٹفن بکسا کھولا۔ آج بھی تم غلطی سے زیادہ کھانا لائی ہوگی؟ حیدر کے انداز میں شرارت تھی۔ ہینا ہنس پڑی۔ میں خوشی سے تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، ہینا نے دوستانہ انداز میں بتایا تو حیدر سنجیدہ ہو گیا۔ ہینا، کبھی کبھار کی بات اور ہے مگر روزانہ کھانا شیئر کرنا اچھا نہیں لگتا، حیدر نے اسے سمجھانا چاہا۔
तभी ऑफिस बॉय गर्म रोटी और पानी की बोतल ले आया। 10 मिनट बाद चाय ले आना। हिना ने दोनों चीज़ें मेज़ पर रखते हुए कहा तो वो सर हिलाकर चला गया। हैदर, जिस तरह तुमने उस दिन मेरी और मेरे बेटे की मदद की थी, मैं उस एहसान का बदला कभी नहीं उतार सकती। प्लीज़ खाना शुरू करें, ठंडा हो रहा है। हिना ने धीमे लहजे में कहा तो हैदर गहरी सांस लेकर खाने की तरफ देखने लगा। सब्ज़ी के साथ शामी कबाब भी थे। हैदर समझ गया कि शामी कबाब ख़ास तौर से उसके लिए बनाकर लाई हैं। उसे पता था कि हैदर को ये आइटम बहुत पसंद है। ये सब्ज़ी कौन सी है? कबाब चखते हुए हैदर ने पूछा। पंचरंगी सब्ज़ी है, चटकारेदार। हिना के बताने पर हैदर खाने लगा। दोनों चीज़ें बहुत जायकेदार हैं। हैदर ने तारीफ़ की तो हिना का चेहरा खिल उठा। और ये चावल और अरहर की दाल, लहसुन के तड़के वाली, तुम्हारी पसंद लाजवाब। वाह, हर चीज़ बहुत लजीज है, बेहतरीन बावर्चन लगती हो। खाना खाकर हैदर ने शौकी से कहा, मुझे सब कुछ पकाना मेरी अम्मी ने सिखाया था। वो बताकर बर्तन समेटने लगी। हिना, उस दिन मैंने तुम्हारी मदद इंसानियत के नाते की थी, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम उस एहसान के नीचे दबकर मेरे खाने पीने का इतना ख्याल रखो। हम पिछले 4 साल से साथ काम कर रहे हैं। हमारी दोस्ती को किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। हैदर ने नर्म लहजे में कहा। हैदर, वालिद के बाद अगर मुझे किसी मर्द पर एतबार है तो वो तुम हो। हिना ने संजीदगी से कहा और उठकर चली गई। हैदर उसे देखता रह गया। दोपहर में हिना अपने मासूम बेटे हसन की उंगली पकड़े घर पहुंची। आज ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए कुछ देर हो गई थी। उसने चाबी से गेट खोला, पोर्च में कदम रखा। माँ बाप की डेथ के बाद ये अच्छा खासा घर उन दोनों बहनों के इस्तेमाल में था। बड़ी बहन गजाला अपने 3 बच्चों के साथ नीचे के पोर्शन में रहती थी, जबकि हिना वलीद के ऊपर के पोर्शन में रहती थी। उसका एक ही बच्चा हसन था। वलीद ने अपनी पसंद से हिना से शादी की थी, इसीलिए उसके घर वाले नाराज़ थे, मगर रहने का मसला हिना ने हल कर लिया था। यहीं इस घर में हिना और वलीद की ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी कि अचानक एक हादसे में वलीद की मौत हो गई और सारे सपने बिखर गए। हिना अपने पोर्शन की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो नीचे के पोर्शन से हंसी की आवाज़ आ रही थी। वहाँ मेहमान आते जाते रहते थे। गजाला के शौहर रिजवान का अपना घर मौजूद था, मगर ये इस पर कब्जे की नीयत से यहाँ रह रहा था। हिना उसे एक आँख नहीं भाती थी। हिना ने ऊपर आकर हसन को सुलाया और उसके बाद चाय बनाकर ऊपर टेरेस पर आ गई। वहीं झूले पर बैठकर चाय की चुस्की के साथ उसने इधर उधर नज़र डाली। एक स्टाइल से फूलों के गमले रखे हुए थे। वलीद को फूलों का बहुत शौक़ था। उसकी नज़र मोतियों के फूलों पर टिक गई। ये फूल उसकी ख़ास पसंद थे। वलीद के बारे में सोचते हुए उसका ध्यान हैदर की तरफ चला गया तो होंठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट फैल गई। हैदर को वो काफ़ी दिनों से जानती थी, मगर पहले कभी इस तरह उसके बारे में नहीं सोचा था कि मुस्कुराया जाता। ये सब उस दिन के बाद से हुआ था जब हैदर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हिना और हसन को आवारा लड़कों से बचाया था और अपनी सेकंड हैंड गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने की ऑफ़र की थी। आएँ, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो चुपचाप हसन को लेकर गाड़ी में बैठ गई थी, मगर सारा रास्ता उसके आंसू बहते रहे थे। वलीद बुरी तरह याद आया था। उसके बगैर उसका बेटा और वो खुद अकेली बेसहारा रह गई थी। हसन, आइसक्रीम खाओगे? एक जगह गाड़ी रोककर हैदर ने उसके बेटे से पूछा। मासूम हसन ने माँ को देखा और उसका इशारा पाकर सर हिला दिया। आओ मेरे साथ, हैदर ने नरमी से कहा और हसन को गोद में उठाकर आइसक्रीम शॉप की तरफ बढ़ गया। हिना गाड़ी में ही बैठी रह गई थी। आइसक्रीम के साथ ही हैदर ने हसन को गुब्बारे दिलवाए और वापस ले आया। हसन को खुश देखकर हिना ने अपने आंसू पोंछ डाले। वो अब नॉर्मल हो गई थी। हैदर ने उन्हें घर पर ड्रॉप किया था और हसन की गाल थपथपाकर बाय बाय करता चला गया था। उस दिन के बाद से हिना का रवैया हैदर के साथ बहुत बदल गया था। दिल नए अंदाज से धड़कने लगा था। हैदर की नरमी और रहमदिली उसके दिल में घर कर चुकी थी। हसन के लिए उसे ऐसे ही किसी हमदर्द और मजबूत सहारे की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। हैदर उसके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, ये हिना को पता नहीं था।
اسے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ حیدر شادی شدہ ہے اور گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ بیبے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، حیدر گاؤں کیوں نہیں آیا؟ نایاب محلے کا چکر لگا کر آرام سے واپس آئی تو زینب سے سوال کیا۔ وہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو تم ادب سے شوہر کا نام لینا سیکھو، پھر سوال کرو، زینب نے سختی سے کہا۔ وہ ابھی ابھی اپنے کپڑے دھونے کے لیے بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ نایاب ہنس پڑی۔ زینب نے اس پر ایک تیکھی نظر ڈالی جو کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی پان چبا رہی تھی۔ اسے کوئی کام ہوگا؟ میری بات نہیں ہوئی، زینب نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کیسے نہیں ہوئی؟ حیدر نے موبائل فون آپ کو کس لیے لے کر دیا ہے؟ میری ایسی قسمت کہاں، دونوں خوب باتیں کرتے ہو، کیا مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ عادت کے مطابق نایاب نے شکایتیں شروع کر دی۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا، کپڑے نچوڑے اور تار پر پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی پیچھے سے نایاب کی آواز پر قدم رک گئے۔ بہت چالاک بنتا ہے، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ گاؤں نہیں آئے گا تو کیا میں اپنے کہے سے پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ نایاب کا لہجہ زہریلا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا تھا تم نے؟ زینب تار پر دوپٹہ ڈال کر پلٹی، حیرت سے اسے دیکھا۔ سب جانتی ہیں آپ، اسی لیے تو بیٹے کی طرفداری کر رہی ہیں۔ میں نے حیدر سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اب گاؤں میں ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے اس کے ساتھ شہر میں رہنا ہے، مگر وہ آپ کی وجہ سے میری بات نہیں مان رہا۔ میں شہر جا کر کیوں نہ رہوں؟ گاؤں میں کیا رکھا ہے؟ جو شہر کے مزے ہیں وہ یہاں کہاں؟ اچھا، وہ سانس لینے کو رکی تو زینب کے ہونٹ کھلے۔ آپ دونوں نے ہمیشہ میرے ساتھ برا کیا ہے۔ پہلے مجھے آپ شہر سے گاؤں لے آئی، میں آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکی، شہر میں ہوتی تو کم سے کم BA یا MA تو ضرور کر لیتی۔ اب آپ کا بیٹا یہاں قید کر گیا ہے، مگر میری بھی ضد ہے۔ نایاب کی بات ادھوری رہ گئی، زینب چکرا کر گری۔ آگے کی کہانی اگلی قسط میں سنیں۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور، اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔